दोस्तों आज सक्सेसफुली जामिया मिलिया इस्लामिया ने क्लास 11th आर्ट्स का एंट्रेंस एग्जामिनेशंस करवा दिया है और मैं क्वेश्चंस पेपर लेके आया हूं सेट सी का आंसर की के साथ साथ आपको क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे और इसके आंसर भी मिल जाएंगे और आप खुश हो जाएंगे और आप अपने मार्क्स को कैलकुलेट कर पाएंगे कि मेरा कितना आ रहा है। और अगला वीडियो होने वाला है कट ऑफ पे, लेकिन ये समझ लीजिए 70 50 से ऊपर 60 से ऊपर 70 से ऊपर इस बार कट ऑफ ज्यादा नहीं जाने वाला है। क्योंकि इस साल क्वेश्चंस पेपर थोड़ा टफ आया है, तो कट ऑफ की बात बाद में करेंगे। देखिए 50 60 70 मैंने बोला, कोई एक फिक्स कट ऑफ नहीं बोला है, तो आप अगला वीडियो जरूर देखिएगा कि कितना कट ऑफ जाने वाला है आर्ट्स का, साइंस का, कॉमर्स का, 9th का, 6th का, अंडर ग्रेजुएट का और भी कोर्सेज का, डिप्लोमा इंजीनियरिंग का भी बताऊंगा। तो दोस्तों चलिए फटाफट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ज्यादा अब टाइम फाई नहीं और क्वेश्चंस को शुरू कर देते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट चीजें आपको जाननी जरूरी है कि जिसका कल परसों आने वाले समय में एग्जाम्स होगा, उसका देखिए किस टाइप के पेपर मिलता है। तो यहां क्वेश्चन बुकलेट नंबर होता है, देखिए क्वेश्चन बुकलेट सीरियल नंबर होता है, सिग्नेचर ऑफ इन्विजिलेटर यहां होता है, 100 नंबर का मार्क्स का एग्जाम होता है, कैंडिडेट का रोल नंबर ये लिखना होता है, ये सेट सी होता है, 2 घंटे का टाइम है, पेपर कोड है, इंस्ट्रक्शन दे रखा है कि OMR शीट जो है आपको फिल करके वहीं पे जमा करना है, घर लेके नहीं आना है, ठीक है। कार्बन कॉपी आजकल देने लगे, वो अलग सी बात है, लेकिन जो मेन OMR शीट है वो आपको वहीं भरनी होगी। निगेटिव मार्किंग नहीं है, कितनी खुशी की बात है। तो कितनी खुशी की बात है, जो तुक्का मारने वाले होंगे BC जरूर लगाइएगा। आने वाले समय में आप देखिएगा आंसर की एवरेज हर में बांटा जाता है, लेकिन BC ज्यादातर सही माना जाता है, सही हो जाता है, ठीक है। तो आपको ये इंस्ट्रक्शन में मेन यही चीज था कि आपको OMR शीट वापस करनी है, वहीं पे भर के, और निगेटिव मार्किंग नहीं है। अब फटाफट देखिए, पहला क्वेश्चन है कि HDI स्टैंड फॉर ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स दैट फोकसेस ऑन ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स किस पे फोकस करता है। तो पहला का डी आंसर है ऑल ऑफ द एबव, यानी लाइफ एक्सपेक्टेंसी, ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो फॉर द 3 लेवल्स ऑफ स्कूलिंग, नेशनल इनकम, यानी तीनों पे डिपेंड करता है, फोकस करता है। तो पहला का आंसर हो जाएगा डी। अब दूसरा देखते हैं, पिक आउट द करेक्ट मीनिंग टू डिफाइन एवरेज इनकम। पिक आउट द करेक्ट मीनिंग, एवरेज इनकम डिफाइन करने के लिए आप ऑप्शन चूज कीजिए। तो दूसरा का आंसर है सी, एवरेज इनकम इज द सेम एज पर कैपिटा इनकम। पर कैपिटा इनकम मतलब हर इंसान की एवरेज इनकम निकाला जाए। जैसे मान लीजिए कि 10 लोग अगर अपने देश में है, मान लीजिए 10 लोग हैं और इनकम हो रहा है 10,000 देश का, तो एक आदमी पे 1,000 पड़ा। मैं मान लिया कि पूरे देश में 10 ही लोग हैं और 10,000 का इनकम हुआ, तो पर कैपिटा कितना पड़ा, मतलब पर इंसान पे कितना पड़ा, 1,000 रुपया, ठीक है। तो दूसरा का आंसर है सी। ये सेट सी का है, उसी तरह आप सेट ए, डी का भी और बी का भी आप क्वेश्चन से मैच कीजिए। 1 2 3 नहीं, सब में क्वेश्चन सेम है, सारे सेट्स में क्वेश्चन सेम है, सिर्फ आपका क्वेश्चन का ऑर्डर नंबर, किसी का 3 नंबर, जैसे मेरे सेट सी में 3 नंबर है, हो सकता है आपके में ये चौथा, पांचवा, छठवां क्वेश्चन है। तो आप क्वेश्चन खोज लेंगे सेट ए में, बी में और डी में। मैं सी का करा रहा हूं, यानी कलकत्ता का करवा रहा हूं। तीसरा का आंसर देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट डिफाइन लिटरेसी रेट। लिटरेसी रेट कौन डिफाइन करते हैं। तो तीसरा का आंसर ए, टोटल लिटरेट पॉपुलेशन डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन। तो तीसरा का ए आंसर है। चौथा का देखिए, चौथा वेर इज चौथा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज द हाईएस्ट ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। अपने देश में कौन सा राज्य है जो इस दिए गए ऑप्शंस में जिसका हाईएस्ट ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है। तो चौथा का जो आंसर है ए, केरला। केरला ऐसा स्टेट है जिसमें ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स अपने इस दिए गए ऑप्शन में बेटर है, यानी पंजाब से बेटर है केरला, उत्तर प्रदेश से बेटर है, वेस्ट बंगाल से भी बेटर है केरला ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में। पांचवा क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज डज नॉट बिलोंग टू द प्राइमरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर में बिलोंग नहीं कर सकता है, नहीं करता है। पांचवा का जो आंसर है बी आंसर है। बैंकिंग जो है, जो कि
प्राइमरी सेक्टर नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज डज नॉट बिलोंग टू प्राइमरी सेक्टर? बैंकिंग प्राइमरी सेक्टर में नहीं आता है, तो पांचवा का आंसर है बी, यानी फिशिंग, माइनिंग, फॉरेस्ट्री। मछली मारना, माइनिंग करना यानी कोयला वाला निकालना, सोना चांदी निकालना, या आपका जो फॉरेस्ट्री करना, फॉरेस्ट के चीज़ों को निकालना, तो ये प्राइमरी सेक्टर है। बैंकिंग प्राइमरी सेक्टर नहीं है, ये सेकेंडरी सेक्टर है। तो पांचवा का आपका आंसर मिल गया। अब चलते हैं छठवा पे, फटाफट। हाउ डू बिग प्राइवेट कंपनीज कंट्रीब्यूट इन द डेवलपमेंट ऑफ नेशन? बड़ा प्राइवेट कंपनी अपने देश को डेवलपमेंट में कैसे कंट्रीब्यूट करता है, साझा करता है? तो छठवा का जो आंसर है वो सी है, बाय इंक्रीजिंग प्रोडक्टिविटी ऑफ द कंट्री इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इंडस्ट्रियल गुड्स। छठवा का आंसर है सी। सातवां देखते हैं, सातवां देखिए, नरेगा नेशनल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005 हैज गारंटेड डेज ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन द ईयर इन मेनी डिस्ट्रिक्ट ऑफ इंडिया। देखिए, नरेगा में कितने दिन का एम्प्लॉयमेंट गारंटी मिलता है? तो सातवां का जो आंसर है बी मतलब 100 दिन का। नरेगा में 100 दिन का गारंटेड नौकरी मिलता है मेनी डिस्ट्रिक्ट ऑफ इंडिया में, मतलब बहुत सारे अपने देश के जो जिले हैं उसमें नरेगा एक्ट 2005 में 100 दिन का गारंटी रोजगार मिलता है। आठवां देखिए, फटाफट खत्म करेंगे, बोर नहीं होना है, एकदम डटे रहना है। जिंदगी में कुछ उखाड़ना है तो आपको थोड़ा टाइम देना पड़ेगा और समय देना पड़ेगा। टाइम समय दोनों एक ही होता है, यानी आपको थोड़ा धैर्य रखनी पड़ेगी, उसके बाद ही कुछ अच्छा सा कर पाएंगे। ऐसे आप देखेंगे भाई एंटरटेनमेंट तो हो नहीं रहा है, पढ़ाई हो रहा है, थोड़ा बोरिंग तो होगा ही, लेकिन ध्यान रखना है क्वेश्चंस पे। आठवां का जो आंसर है, आठवां का आंसर ए कह रहा है कि द वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस विद इन अ कंट्री ड्यूरिंग अ पार्टिकुलर ईयर इज कॉल्ड फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। यानी आठवां का जो आंसर है ए है जीडीपी। जीडीपी को बोलते हैं कि फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस विद इन अ कंट्री ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर ईयर। जितने भी सर्विसेज है, सेवाएं हैं और सामान है। एयरटेल आपको क्या सामान देता है? नहीं, सेवा देता है। एयरटेल क्या देता है? सेवा देता है। रेलवे आपको क्या देता है? सामान देता है? नहीं, सेवा देता है। एयरपोर्ट हो गया, बस हो गया, ये सारे सर्विसेज सेक्टर हैं। जैसे कहीं क्लीनिंग हो गया, ये सारे सर्विसेज सेक्टर है। गुड्स वो जो सामान देते हैं, जैसे साबुन मिल गया, तेल मिल गया, मोबाइल मिल गया, ये गुड्स है। तो जितने भी गुड्स, जितने भी सर्विसेज किसी भी देश में कोई पार्टिकुलर ईयर में प्रोड्यूस होता है उसको बोलते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जीडीपी। ठीक है, अगर ज्यादा है देश का जीडीपी मतलब बहुत अच्छा है। 9 नंबर देखिए, 9 का आंसर है क्या है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ फॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट? फॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट कौन सा है? तो 9वां का जो आंसर है वो है कोऑपरेटिव सोसाइटीज। 9वां का आंसर है बी, कोऑपरेटिव सोसाइटीज। मैं सेट सी का सॉल्व कर रहा हूं, इसी तरह आगरा मतलब ए, सेट बी और डी का भी आप लोग क्वेश्चन से सर्च कीजिएगा, नंबर नहीं। मेरा 10वीं नंबर क्वेश्चन है, आपका दूसरा हो सकता है। ठीक है, आप क्वेश्चन पढ़िए और क्वेश्चन पढ़ के ऑप्शन अपने में देखिए, वही आपका सही होगा। और आप नोट कर लीजिए कितना नंबर आता है, कट ऑफ की वीडियो अलग होगी। 10वां नंबर देखिए, इन अ सेल्फ हेल्प ग्रुप मोस्ट ऑफ द डिसीजन रिगार्डेड सेविंग एंड लोन्स एक्टिविटीज आर टेकन बाय। 10वां का जो आंसर है बी, मेंबर्स। 10वां का आंसर है बी, मेंबर्स। अब बढ़ते 11 नंबर पे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द एप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ कोलेटरल? कोलेटरल का एप्रोप्रिएट मीनिंग कौन सा है? जो नीचे दिया गया ऑप्शन है, जो नीचे दिया गया ऑप्शन है, इसमें से कौन सा एप्रोप्रिएट मीनिंग है कोलेटरल का? तो 11 का जो आंसर है वो है सी, इट इज एन एसेट ऑफ द बोरोड यूज एज अ गारंटी टू अ लेंडर। 11वां का आंसर सी है, इट इज एन एसेट ऑफ द बोरोड यूज एज गारंटी टू अ लेंडर। ठीक है, 11 आंसर हो गया। 12 देखिए, इन विच ऑफ द कंट्री इज द ग्रामीण बैंक मीटिंग द क्रेडिट नीड्स ऑफ ओवर 6 मिलियन पीपल, पुअर पीपल, गरीब पीपल के लिए? तो 12वां का जो आंसर है वो है डी, यानी इंडिया में। कौन सा ऐसा देश है जिसमें ग्रामीण बैंक जो कि क्रेडिट को पूरा करता है ओवर 6 मिलियन पुअर पीपल? 6 यानी 60 लाख गरीब परिवार को, 60 लाख गरीब इंसान को ग्रामीण बैंक क्रेडिट देता है, वो है अपने भारत। कितना? 60 लाख यानी 6 मिलियन पीपल। 1 मिलियन मतलब 10 लाख। हमारे वीडियो भी 1 मिलियन चल जाए बहुत अच्छी बात है, लेकिन बहुत समय लगेगा इसमें। 13 नंबर क्वेश्चन देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशंस लेज स्ट्रेस ऑन लिबरलाइजेशन ऑफ फॉरेन ट्रेड एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट? तो 13 का जो आंसर है वो है डी है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, WTO। ठीक है,
वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन 13वां का डी आंसर है, 13 का डी आंसर है। 14 का देखिए, स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स आर बीइंग सेट अप टू अट्रैक्ट। स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स नोएडा के आसपास देखे होंगे, भंगेल के आसपास एसीजेड होता है, तो एसीजेड हर जगह बनाए गए हैं, गुजरात में भी बनाए गए हैं। तो किस लिए बनाए गए हैं? तो 14वां का जो आंसर है वो है बी, फॉरेन इन्वेस्टमेंट के लिए। क्या? फॉरेन इन्वेस्टमेंट के लिए, कि फॉरेन लोग आए और देखे कि क्या क्या चीज़ें हैं इसमें, कितना अच्छा फैसिलिटीज़ है। इंडस्ट्री सेटअप करने के लिए इंडस्ट्री का एक एरिया होता है जहाँ पे हर चीज़ इंडस्ट्री के हिसाब से सेट हो, तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट के लिए ही एसीजेड सेटअप किए गए हैं। किसको अट्रैक्ट करने के लिए? फॉरेन इन्वेस्टमेंट, यानी 14 का बी आंसर होगा। 15 देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज बेनिफिटेड लीस्ट बिकॉज ऑफ ग्लोबलाइजेशन इन इंडिया। 15 का जो आंसर है वो है ए है, यानी एग्रीकल्चर सेक्टर। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज बेनिफिटेड लीस्ट बिकॉज ग्लोबलाइजेशन इन इंडिया। ग्लोबलाइजेशन की वजह से विच हैज बेनिफिटेड लीस्ट, किसको कम फायदा हुआ है? एग्रीकल्चर सेक्टर के। ग्लोबलाइजेशन से और चीज़ों का बढ़ाव हुआ है, मतलब बढ़ गया है, लेकिन खेती बाड़ी जो है अपने देश में, जो पहले 1 नंबर हुआ करती थी, अब 2-3 नंबर पे इसलिए चला गया है क्योंकि ग्लोबलाइजेशन हो गया है। तो 15 का जो आंसर है, 15 का आंसर जो है वो ए है। 16 का विच वन ऑफ द फॉलोइंग, 15 का ए है। देखिए एग्रीकल्चर सेक्टर में, देखिए ऑप्शन भी बता रहा हूं और नाम भी बता रहा हूं जिससे आपको कंफ्यूजन ना हो। अब आ गए ज्योग्राफी में, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन कॉज ऑफ लैंड डिग्रेडेशन इन पंजाब। पंजाब में जमीन डिग्रेड क्यों हो गया है? तो 16 का जो आंसर है डी है, ओवर इरिगेशन। बहुत ज़्यादा सिंचाई हो गई। पंजाब मतलब पंजाब, यानी 5 नदियों की वजह से इतना ओवर इरिगेशन हो गया है, जिसकी वजह से वहाँ की ज़मीनें जो है डिग्रेड हो गई है, जो उर्वरक शक्ति है वो दहा के बिल्कुल कहीं और लेके चली गई है। तो ओवर इरिगेशन भी नहीं होना चाहिए, ज़्यादा पानी भी खेतों में नहीं देना चाहिए। तो 16 का डी आंसर है, जिसकी वजह से पंजाब में खेत डिग्रेड हो गए हैं। अब 17 नंबर देखते हैं, लेटराइट सॉइल इज अ वेरी यूजफुल फॉर ग्रोइंग। लेटराइट, अब लेटेराइट मिट्टी क्या उगाने के लिए बहुत उपयोगी है? तो 17 का जो आंसर है वो बी है, टी, कॉफी एंड कैश्यू नट। चाय, कॉफी और काजू। तो 17 का बी आंसर है। 18 नंबर, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जाम्पल ऑफ खरीफ क्रॉप। खरीफ क्रॉप कौन होता है? तो खरीफ क्रॉप आजकल अभी जो समय है धान, किसका? धान बोने का। तो धान से क्या मिलता है? राइस मिलता है। तो खरीफ बोलते हैं राइस को, और रबी बोलते हैं गेहूं को। तो रबी फसल होगा तो गेहूं हो गया, खरीफ फसल हो गया तो राइस हो गया। तो 18 का ए, चावल। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। A system of agriculture where a single crop is grown on a large area is called, 19 का जो आंसर है बी है, इंटेंसिव एग्रीकल्चर। कृषि की वो प्रणाली जहां एक बड़े क्षेत्र में एक ही फसल उगाई जाती है, क्या कहलाती है? इंटेंसिव एग्रीकल्चर में गहन कृषि। कहीं कहीं कपास ही बोया जाता है, कहीं कहीं गन्ना ही बोया जाता है, कहीं कहीं सरसों ही बोया जाता है, उसको वहां पे इंटेंसिव एग्रीकल्चर मतलब बहुत ज्यादा गहन कृषि, गहन मंथन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग, देखिए 19 का बी आंसर है, गहन कृषि, इसको इंटेंसिव एग्रीकल्चर। 20 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट द भूदान ग्रामीण मूवमेंट। भूदान ग्रामीण मूवमेंट यानी भूदान ग्रामदान आंदोलन कौन नहीं है? नॉट ट्रू, नॉट ट्रू। 20 का जो आंसर है वो है सी, महात्मा गांधी डोनेटेड 80 एकर्स ऑफ लैंड। ठीक है, क्योंकि उनकी देहांती हो गई थी जब ये आंदोलन हुआ था 1951 में, तो उनको तो देहांत ही हो गई थी। तो महात्मा गांधी ने थोड़े डोनेट किया था, उनका तो देहांत हो चुका था। तो देहांत हो चुका था क्योंकि ये जो भूदान ग्रामीण मूवमेंट हुआ था 1900 तो इसका जो हुआ था, इनका देहांत हो गया था महात्मा गांधी जी का, इसीलिए ये आंसर नॉट ट्रू है। तो 20 का आंसर हो जाएगा सी। अब हम बढ़ते हैं 21वें पे, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडस्ट्री यूजेस बॉक्साइड एज अ रॉ मटेरियल। कौन ऑफ द फॉलोइंग इंडस्ट्री जो है बॉक्साइड एज अ रॉ मटेरियल यूज करता है? तो 21 का आंसर है डी, एल्युमिनियम स्मेल्टिंग, एल्युमिनियम प्रगलन। एल्युमिनियम स्मेल्टिंग में यूज होता है, प्रगलन में यूज होता है क्या चीज? बॉक्साइड। बॉक्साइड जो होता है ना, एल्यूमिनियम Al2O3। तो 21 का आंसर है डी,
22 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडस्ट्री यूजेस लाइमस्टोन एज अ रॉ मटेरियल, कौन सा इंडस्ट्री चूना पत्थर यूज करता है, किस लिए यूज करते हो, तो 22 का जो आंसर है वो है सी, सीमेंट बनाने में यूज होता है चूना पत्थर, लाइमस्टोन। तो लाइमस्टोन एज अ रॉ मटेरियल किसके लिए यूज होता है, सीमेंट, सीमेंट तो हर घर में इस्तेमाल होता है, तो सीमेंट कैसे बनता है, लाइमस्टोन से, चूना पत्थर से। तो 22 का आंसर हो गया सी। अब बढ़ते हैं 23 में, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ट्रू अबाउट फर्टिलाइजर इंडस्ट्री इन इंडिया, फर्टिलाइजर इंडस्ट्री ऑफ इंडिया के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सत्य कथन है, तो 23 का जो आंसर है वो है डी, ऑल ऑफ द अबव। जितने भी लिखे हुए पैरामीटर्स है, जितने भी लिखे हुए स्टेटमेंट है, जितने भी लिखे हुए कथन है वो सारे सत्य है, तो 23 का आंसर हो जाएगा डी। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन में 24, व्हाट वाज द पर कैपिटा कंजप्शन ऑफ स्टील पर एनम इन इंडिया इन 2018, 2018 में प्रति वर्ष स्टील की प्रति व्यक्ति खपत कितनी थी, तो 24 का जो आंसर है वो है ए, 70.9 केजी, 70.9 केजी, यानी 24 का जो आंसर है वो ए है। अब 25 में बढ़ते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सिटीज इज नोन एज अ इलेक्ट्रॉनिक कैपिटल ऑफ इंडिया, इलेक्ट्रॉनिक राजधानी किसको बोला जाता है, तो 25 का जो आंसर है वो है सी, बेंगलुरु को इलेक्ट्रॉनिक कैपिटल ऑफ इंडिया बोला जाता है, यानी इलेक्ट्रॉनिक का राजधानी है, वहां इलेक्ट्रॉनिक के बहुत ज्यादा काम होते हैं बेंगलुरु में, इसलिए उसको इलेक्ट्रॉनिक कैपिटल ऑफ इंडिया बोला जाता है, किसको, बेंगलोर को, जो कि कर्नाटका में। 26 का देखिए, 60% ऑफ शुगर मिल्स आर कंसंट्रेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स, तो 26 का जो आंसर है सी, महाराष्ट्र एंड गुजरात। 60% ऑफ शुगर मिल्स आर कंसंट्रेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट, 60% जो शुगर मिल्स है जो कि कंसंट्रेटेड है महाराष्ट्र और गुजरात में, तो 26 का आंसर है सी। 26 का कितना आंसर है, 26 का आंसर है सी। 27 देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पोर्ट्स इज द बिगेस्ट विद स्पेशियस नेचुरल एंड वेल शेल्टर्ड हार्बर, तो 27 का जो आंसर है वो है ए, मुंबई, यानी निम्नलिखित बंदरगाहों में से कौन सा एक विशाल प्राकृतिक और अच्छे आश्रय वाला बंदरगाह होने के साथ बड़ा भी है, तो 27 का जो आंसर है वो ए है, मुंबई, 27 का ए, मुंबई। 28 देखिए, विच वन एक्सट्रीम लोकेशंस आर कनेक्टेड बाय द नॉर्थ साउथ कॉरिडोर, कौन सा एक्सट्रीम जो लोकेशंस है, दो चरम स्थान उत्तर और दक्षिण गलियारे से जुड़े हुए हैं, तो 28 का जो आपका आंसर है, 28 का डी आंसर है, श्रीनगर और कन्याकुमारी। श्रीनगर बिल्कुल ऊपर है और कन्याकुमारी बिल्कुल नीचे है, तो ये दो एक्सट्रीम लोकेशंस है जो कि कनेक्टेड है नॉर्थ साउथ कॉरिडोर से, तो 28 का आंसर है डी। 29 पे चलते हैं, 29 पे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू रिगार्डिंग द सी पोर्ट्स इन इंडिया, कौन सा सही नहीं है सी पोर्ट के इंडिया के संदर्भ में, तो 29 का जो आपका आंसर है वो ए है, चेन्नई इज इन इनलैंड रिवरीन पोर्ट, चेन्नई एक अंतर्देशीय नदियों वाली बंदरगाह है, ये क्या है, सत्य नहीं है, तो 29 का जो आंसर हो जाएगा ए, चेन्नई जो है इनलैंड रिवरीन पोर्ट नहीं है, जो कि गलत है, तो 29 का ए आंसर हो जाएगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज नॉट कनेक्टेड विद द HVJ पाइपलाइन, हाजिरा विजयपुर जो पाइपलाइन है, कौन सा स्टेट इसमें कनेक्टेड नहीं है, दिल्ली में जितनी भी गैस जाती है, गैस सप्लाई होती है, वो HVJ लाइन से होती है जो गुजरात से लेकर दिल्ली को कनेक्ट करती है, तो तीसरा का आंसर जो है वो है डी, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र जो है, क्योंकि गुजरात से यूपी जाना है तो महाराष्ट्र का इसमें कोई काम नहीं है, यानी गुजरात से शुरू होकर मध्य प्रदेश होते हुए उत्तर प्रदेश होते हुए दिल्ली जा रही है HVJ लाइन, तो महाराष्ट्र। 30 का डी आंसर हो जाएगा। 31 देखिए, हिस्ट्री पे आ गए हम लोग, इतिहास पे आ गए, देखिए इतना जल्दी। व्हेन डिड नेपोलियन इन्वेड इटली, नेपोलियन ने इटली पर कब आक्रमण किया था, तो 31 का जो आंसर है बी, 1790 में, 1790 के दशक में, देखिए दशक लिखा था हिंदी में, यानी यही सही है, 31 का आंसर जो है बी सही है। तो देखते हुए जिस बच्चों ने बड़ा देख के ये मारा होगा उसको बल्ले बल्ले 31 का बी आंसर है, 31 का बी आंसर है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिस्ट पेंटेड द इमेज ऑफ जर्मेनिया, निम्नलिखित में से किस कलाकार ने जर्मेनिया का चित्र बनाया था, तो 32 का जो आंसर है ए, फिलिप वेत ने, फिलिप वेत ने, तो 32 का आंसर है ए, 32 का आंसर ए है। विच ऑफ द फॉलोइंग एग्रीमेंट्स
gave reserved seats to the depressed classes in the provincial and central legislative council. निम्नलिखित में से किस समझौते ने प्रांतीय और केंद्रीय विधान परिषदों में दलित वर्गों को आरक्षित सीटें दी? 33 का जो आंसर है वो है सी, पूना पैक्ट. पूना पैक्ट हुआ था, उसमें रिजर्वेशंस दिए गए थे, दलित वर्गों को आरक्षित सीटें दी गई थी. किसमें? पूना पैक्ट में. यानी 33 का जो आंसर है वो सी है. अब आगे बढ़ते हैं. हु स्टार्टेड द स्वराज पार्टी? स्वराज पार्टी किसने स्टार्ट किया था? तो 34 का जो आंसर है डी, सी आर दास एंड मोतीलाल नेहरू. सी आर दास एंड मोतीलाल नेहरू ने स्वराज पार्टी का निर्माण किया था या शुरुआत की थी. तो 34 का जो आंसर है वो है डी. अब आगे बढ़ते हैं. 35 का क्वेश्चन देखते हैं. हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ मुस्लिम लीग इन 1930 में मुस्लिम लीग के अध्यक्ष कौन थे? तो 35 का जो आंसर है वो है डी, सर मोहम्मद इकबाल. देखिए इसमें बहुत लोग जिन्ना मार के आएंगे ना, फिर ठोकर खाएंगे. तो हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ मुस्लिम लीग इन 1930? सर मोहम्मद इकबाल. 35 का डी. इन विच ईयर द सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस वाज हेल्ड? द्वितीय गोलमेज सम्मेलन किस वर्ष आयोजित किया गया था? तो 36 का जो आंसर है ए, 1931 में. 36 का आंसर है ए, 1931 में. आप 37 पे बढ़ते हैं. द सिल्क रूट लिंक्ड एशिया विथ? रेशम मार्गों ने एशिया को किससे जोड़ा गया था? रेशम मार्गों ने एशिया को किसने जोड़ा? तो 37 का जो आंसर है, 37 का जो आंसर है वो सी है, यानी बोथ ए एंड बी, यूरोप एंड अफ्रीका. यूरोप एंड अफ्रीका आंसर है, यानी 37 का सी आंसर है. 37 का सी. द ग्रुप ऑफ पावर्स कलेक्टिवली नॉन एज द एक्सिस पावर ड्यूरिंग द सेकेंड वर्ल्ड वार? हिंदी में पढ़ लेता हूं. द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान सामूहिक रूप से धुरी शक्ति के रूप में जाने वाली ताकतों के समूह थे. कौन कौन समूह थे? तो 38 का जो आंसर है ए, जर्मनी इटली जापान. जर्मनी इटली जापान. 38 का आंसर है ए. अब 39 पे चलते हैं. 39 पे. व्हाट वर द प्रोडक्ट्स इंडिया कैरिंग ऑन एन एक्टिव कोस्टल ट्रेड इन एंशिएंट टाइम्स? हिंदी में पढ़ देता हूं. प्राचीन काल में भारत सक्रिय तटीय व्यापार पर कौन से उत्पाद ले जा रहा था? तो 39 का जो आंसर है वो है बी, गुड्स मनी स्किल्स एंड आइडियाज. प्राचीन काल में भारत सक्रिय तटीय व्यापार पर कौन से उत्पाद ले जा रहा था? गुड्स मनी स्किल्स आइडियाज अब्रोड. तो 39 का आंसर जो है वो है बी. अब बढ़ते हैं 40 पे. व्हाट डू यू मीन बाय इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम? अंतरराष्ट्रीय मुद्रा प्रणाली से आप क्या समझते हैं? तो 40 का जो आंसर है सी, इट इज अ सिस्टम लिंकिंग नेशनल करेंसी एंड मॉनेटरी सिस्टम. तो 40 का जो आंसर है सी है. 40 का आंसर सी है. 2 बार इसलिए बोल देता हूं कि कोई मिस ना हो जाए और आपको कोई कंफ्यूजन भी ना रहे, इसलिए मैं इतना मेहनत कर रहा हूं. बाय विच क्रूशियल इन्फ्लुएंस पोस्ट वार रिकंस्ट्रक्शन वाज शेप्ड? युद्ध के बाद पुनर्निर्माण को किन महत्वपूर्ण प्रभाव ने आकार दिया? 41 का आंसर है डी, बोथ ए एंड सी. 41 का है ए, यूएस इमर्ज एज अ डोमिनेंट कंट्री इन द वेस्टर्न वर्ल्ड, द इमरजेंसी ऑफ सोवियत यूनियन एज द वर्ल्ड पावर. तो 41 का आंसर जो है वो है डी है, बोथ ए एंड सी. 41 का डी आंसर है. 2 बार इसलिए बोल देता हूं ना कि किसी को कंफ्यूजन हो तो दूर हो जाए. हाँ, और क्वेश्चन पेपर तो फ्री में मैं दे ही रहा हूं. मैं आपको 20 रुपया 30 रुपया में नहीं बेच रहा हूं, फ्री में ले जाइए यूट्यूब पे. इसलिए मेरे चैनल से जुड़ने वालों को हमेशा फायदा ही होता है. 42 का देखिए, नेम द राइटर हु वाज द डिसेंडेंट ऑफ इंडेंचर लेबर माइग्रेंट एंड ऑल्सो गॉट नोबेल प्राइज. तो 42 का जो आंसर है ए, वीएस नैपॉल. 42 का जो आंसर है ए है. 42 का ए आंसर है. हम लोग अपने ऐप पे भी तैयारी करवा रहे हैं. हु सेट अप फर्स्ट इंडियन जूट मिल इन कलकत्ता? भारतीय जूट मिल किसने स्थापित की थी कोलकाता में? तो 43 का जो आंसर है बी, सेठ हुकुमचंद. बहुत लोग बिरला को मारेंगे और टाटा को मारेंगे, टैगोर को मारेंगे, लेकिन कमाल की बात यह है कि 43 का आंसर बी है, सेठ हुकुमचंद. 43 का आंसर है बी. द फर्स्ट कॉटन मिल इन बॉम्बे केम अप इन? बंबई का पहला कपास मिल कब खुला? तो 44 का जो आंसर है बी, 1854 में खुला. 1854
54 में खुला, तो 44 का आंसर है बी। अब 45 में, आधा तो हो ही गया है और 20 मिनट 15 मिनट में खत्म हो जाएगा, खत्म, खल्लास, फिनिश। व्हाट वर द सप्लाईज ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर फ्रॉम द इंडियन फैक्ट्रीज? व्हाट वर द सप्लाईज, यानी 45 का हिंदी पढ़ देते हो। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भारतीय कारखानों से क्या आपूर्ति होती थी? 45 का जो आंसर है वो सभी होती थी। जूट बैग जाता था, कपड़ा जाता था आर्मी यूनिफॉर्म के लिए, टेंट्स और लेदर बूट्स जाते थे, घोड़े जाते थे और म्यूल सैडल्स भी जाते थे। यानी 45 का आंसर जो है डी, यानी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में इंडिया से बहुत माल जाते थे, तो 45 का आंसर है डी। 46 देखिए, द टर्म इलम स्टैंड फॉर, आपने देखा होगा एलटीटी टेररिस्ट थे जिन्होंने राजीव गांधी का एसेसिनेशन किया था, तो तमिल इलम मतलब होता है तमिलनाडु स्टेट्स, तो इलम मतलब होता है स्टेट। तो 46 का जो आंसर है बी, इलम स्टैंड फॉर स्टेट्स। पॉलिटिकल में आ गए हैं ना, तो अब राजीव गांधी का नाम लेना पड़ा, ये पॉलिटिकल साइंस है। इलम स्टैंड फॉर स्टेट। 47 नंबर देखिए, डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन द हायर एंड लोअर लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट इज कॉल्ड वर्टिकल डिवीजन। भाई हायर से लोअर में गवर्नमेंट का पावर डिवाइड हो रहा है, यानी वर्टिकल डिवीजन है, तो 47 का आंसर सी होगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट डेमोक्रेसी? डेमोक्रेसी में क्या नहीं है, क्या सही नहीं है? तो 48 में हमारा आंसर है डी। इन द डेमोक्रेसी इफ द पावर टू डिसाइड इज डिस्पर्स इट इज नॉट पॉसिबल टू टेक क्विक डिसीजन एंड एनफोर्स देम। क्योंकि क्या होता है डेमोक्रेसी में ना, सब बिल वल पास करना पड़ता है। यूँ नहीं राजा कि कल जाके इसको मारो, कल जाके इसको हटा दो, कल ये करो, सब एक लीगल प्रोसीजर होता है। तो एकदम से नहीं कि अभी पावर डिस्पर्स कर दे। तो 48 का आंसर जो है वो डी है। अगर किसी को लगता है कोई और आंसर हो सकता है तो कमेंट करें ना, हम भी देखेंगे कि आपका भी आंसर हो सकता है सही हो। 49 देखिए, 49 कह रहा है कि हु इलेक्ट्स द कम्युनिटी गवर्नमेंट इन बेल्जियम? देखिए बेल्जियम में जो कम्युनिटी गवर्नमेंट की बात हुई है, सिर्फ गवर्नमेंट की बात नहीं हुई है, तो आपने जो सिटीजन माने हैं वो गलत है। कम्युनिटी की बात हो रही है कि जैसे बिहारी कम्युनिटी है, तो बिहार में बोलने वाले एक भाषा के लोग, जैसे कि मान लीजिए उड़िया है, बंगाली है, असामीज है, पंजाबी है, हरियाणवी है, मराठी है, तमिल है, तेलुगु है, एक कम्युनिटी है। तो 49 का जो आंसर होगा ए, पीपल बिलोंग टू वन लैंग्वेज कम्युनिटी ओनली। तो बेल्जियम में जो कम्युनिटी गवर्नमेंट को सिलेक्ट करते हैं, जो एक भाषा, जैसे कोई डच बोलता है, कोई जर्मन बोलता है, तो ये जो लैंग्वेज है इस बेसिस पे अगर कोई गवर्नमेंट बेल्जियम में सेलेक्ट करता है उसको बोलते हैं कम्युनिटी गवर्नमेंट। तो वन लैंग्वेज कम्युनिटी ओनली, 49 का ए आंसर है। अब बढ़ते हैं 50। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ फेडरेशन वेयर द लार्ज कंट्री डिसाइड्स टू डिवाइड इट्स पावर बिटवीन कंस्टिट्यूएंट्स स्टेट एंड नेशनल गवर्नमेंट? तो 50 का जो आंसर है बी आंसर है, 50 का इंडिया, 50 का इंडिया। 51 बढ़ते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज एन एग्जाम्पल ऑफ कमिंग टुगेदर फेडरेशन? तो देखिए कमिंग टुगेदर फेडरेशन की बात करें तो कमिंग टुगेदर फेडरेशन में आपको यूएसए, स्विट्जरलैंड और ऑस्ट्रेलिया है। क्या है? यूएसए, स्विट्जरलैंड और ऑस्ट्रेलिया है। तो इसमें देखिए ऑस्ट्रेलिया है, स्विट्जरलैंड यूएसए का नाम नहीं है, तो 51 का डी आंसर होगा। 51 का डी आंसर हो गया। अब 52 चलते हैं। द नंबर ऑफ शेड्यूल लैंग्वेज इन इंडिया? इंडिया में शेड्यूल लैंग्वेज कितने हैं? ठीक है, तो 52 का जो आंसर है सी, 22 शेड्यूल लैंग्वेज हैं, 22 लैंग्वेज रिकॉग्नाइज लैंग्वेज है। भारत में अनुसूचित भाषाओं की संख्या है 22। ठीक है, तो 52 का आंसर हो गया सी। अब 53 पे चलते हैं। विच, अब तो चढ़ान देखो, चढ़ान हो गया, अब उतर रहे हैं, 50 से नीचे जा रहे हैं, जल्दी जल्दी हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट डज नॉट एंजॉय ए स्पेशल पावर अंडर आर्टिकल 371 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? तो जम्मू कश्मीर जो है 371 आर्टिकल नहीं है, बाकी असम में भी है, नागालैंड में है, मिजोरम में है, बाकी और देखेंगे यहाँ पे आंध्र प्रदेश में है, सिक्किम में है, मिजोरम में, अरुणाचल में है, गोवा में है, इवन महाराष्ट्र में भी है। महाराष्ट्र एंड गुजरात में भी आर्टिकल 371 लागू होता है। तो किस स्टेट में नहीं है भैया? तो जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 371 नहीं है। 53 का आंसर हो जाएगा कौन सा? बी आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं 54। तो भारतीय जनता पार्टी वाज फाउंडेड इन 1980 बाय रिवाइविंग विच ऑफ द अर्स्टवाइल पार्टी? भारतीय जनता पार्टी की स्थापना 1980 में किस पूर्व पार्टी के पुनर्जीवित करके हुई थी? तो 54 का जो आंसर है भारतीय जनसंघ। भारतीय जनसंघ, भारतीय जनसंघ को
रिवाइव करके भारतीय जनता पार्टी बनी है। किसका? भारतीय जनसंघ, जनसंघ याद रखिए, संघ संघ जनसंघ, भारतीय जनसंघ को रिवाइव करके भारतीय जनता पार्टी बनी है। तो 54 का जो आंसर है वो ए है। 55 देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फैसिलिटीज इज ऑफर बाय द इलेक्शन कमीशन इनटू रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टी। चुनाव आयोग द्वारा किसी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल को निम्नलिखित में से कौन सी सुविधा प्रदान की जाती है? तो 55 का जो आंसर है वो है सी, इलेक्शन सिंबल दी जाती है। ठीक है, कि आपका हाथी छाप हो गया, आपका साइकिल छाप हो गया, आपका लालटेन छाप हो गया, आपका कमल छाप हो गया, आपका पंजा हो गया, आपका XYZ कुछ भी हो सकता है। तो 55 का जो आंसर होगा सी। 56, हाउ मेनी पार्टीज आर नीडेड इन एनी डेमोक्रेटिक सिस्टम टू compete इन द इलेक्शन एंड प्रोवाइड द फेयर चांस। देखिए कम से कम 2 पार्टी होना चाहिए ना। तो 56 का जो आंसर है, 56 का आंसर है बी। कम से कम 2 पार्टी रहेगा तभी तो इलेक्शन होगा। अब एक पार्टी रहेगी तो क्या इलेक्शन करवाना है? निर्विरोध जीत जाते हैं ना कोई कोई। तो कम से कम 2 पार्टी होना चाहिए तभी तो कोई इलेक्शन हो पाएगा। तो 56 का आंसर है बी, एटलीस्ट 2 पार्टी होना चाहिए। 57 देखिए, वेन एंड अंडर हुज लीडरशिप बहुजन समाजवादी पार्टी फॉर्म। बहुजन समाजवादी पार्टी किसके नेतृत्व में गठन किया गया था? तो 57 को जो आंसर है बी, कांशीराम जी ने। कांशीराम जी ने बहुजन समाज पार्टी बनाया था 1984 में, जहां पे इंदिरा गांधी की हत्या हुई थी 1984 में। तो बहुजन समाजवादी पार्टी के जो गठन किए हैं वो कांशीराम जी के नेतृत्व में हुआ था। 57 का बी। अब आगे बढ़ते हैं 58, इन द कंटेक्स्ट ऑफ असेसिंग डेमोक्रेसी विच अमंग द फॉलोइंग इज ऑड वन आउट डेमोक्रेसीज नीड टू इंश्योर। लोकतंत्र के आकलन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा विषम है, कौन सा मतलब ऑड है? तो 58 को जो आंसर है बी, बी मतलब डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल। ठीक है, इसका कोई लेना देना नहीं, ये ऑड है। बाकी सब सही है। बाकी डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल का मतलब नहीं है कि मतलब इज्जत इंसान की, ये कोई डेमोक्रेटिक का मतलब है नहीं। तो 58 का जो है वो है बी आंसर, जो कि ऑड है। 58 का आंसर जो है बी है। अब 59 पे पढ़ते हैं, स्टडीज ऑन द पॉलिटिकल एंड सोशल इनइक्वालिटीज इन डेमोक्रेसी समवॉट। हिंदी पढ़ देता हूं भैया। लोकतंत्र में राजनीतिक और सामाजिक असमानताओं को अध्ययन से पता चलता है कि 59 का जो आंसर है वो है बी, इनइक्वालिटीज एग्जिस्ट इन डेमोक्रेसीज। ठीक है, 59 का जो आंसर है बी आंसर है, इनइक्वालिटीज एग्जिस्ट इन डेमोक्रेसी। अब 60 आते हैं, equal treatment of women is necessary in great in democratic society. This means what? Equal treatment मतलब women are now treated as equal in a political arena. ठीक है, पहले women का equally treat नहीं किया जाता था। तो 60 का आंसर होगा सी, women are now treated as equal in political arena। 60 का डी आंसर होगा, 60 का डी 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 women are now treated as equal in political arena। 61 देखिए, अब खत्म होने वाला, इंग्लिश आ गया है ना, अब खत्म। Which of the following is a incorrect statement? इसमें से 61 का कौन इनकरेक्ट है? तो देखिए, सब पूछ रहा है, सब करेक्ट है, कौन है? देखिए 61 का जो आंसर है वो है सी, व्हेन वाज यू गेट होम। बाकी तीनों सही है, 61 का सी गलत है। तो 61 का सी, क्योंकि इसमें पूछ रहा है कौन सा गलत है, इनकरेक्ट कौन सा है, तो 61 का सी। इंग्लिश पढ़ना ज़रूरी है, नहीं तो इंग्लिश वाला कैसे बनेगा? बच्चे बोलते हैं हिंदी में पढ़ाइए, तो हिंदी में तो आप पढ़ते हैं, लेकिन इंग्लिश को तो इंग्लिश में पढ़ना पड़ेगा ना। 61 का सी है। चित्रांश जी इतना अच्छा आपको समझाते हैं हमारे ऐप पे, तो आप लोग उस चीज़ों को समझा कीजिए। बहुत अच्छे चीज़ कम शब्दों में बयां करते हैं, तो उसको आप लोग ध्यान में रखिए, पूरी जीवन भर काम आएगा। जब तक आपका मृत्यु नहीं होगी, जब तक आपका देहांत इंतकाल नहीं हुआ, तब तक वो काम आएगा। जो चित्रांश जी आपको जो ज्ञान बताते हैं हमारे TBIT क्लासेस ऐप पे, टेलीग्राम ग्रुप पे और भी व्हाट्सएप पे भी आपको टाइम टू टाइम ज्ञान देते रहते हैं। अब 62 क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ इनकरेक्ट सेंटेंस। इसमें से कौन सा इनकरेक्ट है? देखिए ना, आर यू गोइंग टू वर्क टुडे सही है, हैव यू एवर सीन ताजमहल सही है, व्हाट टाइम डू यू गोइंग टू वर्क, व्हाट टाइम डू यू गो टू वर्क होगा ना भैया। 62 का सी, 62 का सी आंसर है, बाकी सब सही है। तो 62 का सी, व्हाट टाइम डू यू गोइंग टू वर्क, ये गलत है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। अरे भैया सब है, सब में एक्सक्लामेशन मार्क लगा है ना, तो सभी है। 63 का डी है। एक्सक्लामेटरी सेंटेंस वो है जिसमें ये डंडा और अंडा, डंडा अंडा बताया था ना, सब में डंडा अंडा है, तो ऑल ऑफ द एवर हो जाएगा।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंपेरेटिव सेंटेंस। 64 देखिए, बहुत ही आसान क्वेश्चन था, कौन सा इसमें इंपेरेटिव नहीं है। तो देखिए, जिसमें ऑर्डर की बात हो, आदेश की बात हो, आदेशा सूचक वाक्य, तो 64 का जो आंसर है वो है बी, शैल वी गो फॉर वाक्य। क्वेश्चन सेंटेंस है ना, देखिए क्वेश्चन है, बाकी सब में डॉट डॉट है, इसमें क्वेश्चन है, तो ये इंपेरेटिव नहीं है। इंपेरेटिव में क्वेश्चन थोड़े पूछा था, भैया आपका नाम क्या है, तो क्या है तो क्वेश्चन वाला वाक्य हो गया ना, तो जिसमें ये लगा हुआ है क्वेश्चन मार्क, वो इंपेरेटिव नहीं है, बाकी सारे इंपेरेटिव है। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन था, ट्रिक था इसमें कि क्वेश्चन मार्क देखिए और 64 का नॉट इंपेरेटिव है, तो 64 का आंसर हो गया बी। आप बढ़ते हैं 65, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस, इफ ओनली आई वर यंग अगेन इनटू असर्शन। असर्शन रीजन वाला है, तो इसमें असर्टिव सेंटेंस में कन्वर्ट करना है, तो 65 का जो आंसर है ए है, आई विश आई वर यंग अगेन। तो 65 का आंसर है ए, आई विश आई वर यंग अगेन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेज, was he not a villain to do such a deed into assertion, यानी assertive sentence में बनाना है, तो 66 का आंसर है वो है बी, he was a villain to do such a deed। 66 का आंसर है बी, 66 का आंसर है बी। 67 देखिए, प्लीज वोट फॉर द, देखिए इसमें कह रहा है सेलेक्ट करेक्ट ऑप्शन टू फॉर्म ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस, कोई इसमें से यूज कीजिए जिससे ये ग्रामेटिकली सही हो जाए। तो 67 कह रहा है प्लीज वोट फॉर द मेंबर हैज डन द मोस्ट ऑफ आवर विलेज। तो 67 का जो आंसर है, करेक्ट आंसर ए, हुम यू बिलीव, जिसको आप बिलीव करते हैं कि आपके गांव के लिए अच्छा काम किया है उसी को वोट दें। तो हु तो नहीं होगा, दैट नहीं होगा, हुम होगा। तो 67 मतलब जिसको आप पे बिलीव है, जिसको आप भरोसा करते हैं, जिसको आप मानते हैं कि अच्छा काम किया आपके गांव के लिए, तो 67 का आंसर हो जाएगा ए, हुम यू बिलीव। 67 का आंसर है ए। आगे बढ़ते हैं, I forgot that they coming today, तो they are coming today। 68 का जो आंसर है वो है ए, I forgot they are coming, तो 68 का आंसर है ए, आर। Fortune favors the brave, 69 का आंसर है सी, फॉर्चून किस्मत उसी का साथ देता है जो ब्रेव होता है, बहादुर होता है, जो खुद करता है, जो खुद को हेल्प करता है उसी को गॉड हेल्प करते हैं। तो फॉर्चून फेवर्स, एस है इसमें, एस रहेगा। ठीक है, तो 69 का आंसर हो गया सी। अब भैया आगे बढ़ते हैं फटाफट, अब खत्म होने वाला है। आई यू आर रॉन्ग, आई थिंक यू आर रॉन्ग, तो 70 का जो आंसर हो जाएगा बी। 70 का आई थिंक यू आर रॉन्ग, मुझे लगता है कि आप गलत हो, तो आई थिंक यू आर रॉन्ग, 70 का आंसर हो जाएगा बी, ये वाला थिंक। ठीक है, 70 का बी। 71 देखिए, आमिर ऑल द बिस्किट, देखिए आमिर हैव तो नहीं होगा, ईटिंग तो नहीं होगा, ईटेड नहीं होगा, तो हैज़ बीन ईटेन होगा, हैज़ बीन नहीं है, हैज़ ईटेन, तो आमिर हैज़ ईटेन ऑल द बिस्किट्स, तो 71 का हो जाएगा बी। 72 के देखिए, द लाइट कट डाउन नहीं होगा, पुट ऑफ नहीं होगा, वेंट आउट नहीं होगा, गॉन होगा, बाहर थोड़े गया है, तो द लाइट गॉन वाइल आई वॉज रीडिंग। 72 का सी। अगर आप लोगों को लगता है कोई और होगा तो कमेंट जरूर करेंगे। ठीक है, 72 का सी। आई हैव डन नथिंग सिंस यस्टरडे, तो 73 का हो जाएगा ए, सिंस यस्टरडे। 73 का ए, सिंस। 74 का क्या होगा, देखिए आई हैव नॉट सीन हिम फॉर अ लॉन्ग टाइम, तो 74 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, फॉर। 74 का आंसर सी होगा, फॉर। अब आगे बढ़ते हैं, चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट डायरेक्ट फॉर्म ऑफ स्पीच फॉर द फॉलोइंग सेंटेंसेस। अब आपको डायरेक्ट स्पीच सर्च करना है। 75 कह रहा है अशोका आस्क मी वेयर आई स्टडी, तो 75 का जो आंसर है वो है सी, वेयर डू यू स्टडी। ठीक है, वेयर डू यू स्टडी, तो 75 का जो आंसर है, 75 का सी आंसर है। 76 का ही अपलोडेड हिम सेइंग दैट ही हैड डन वेल, तो 76 का जो आंसर हो जाएगा वो बी है, ही सेड ब्रेवो यू हैव डन वेल, ही सेड ब्रेवो यू हैव डन वेल, यही आंसर हो जाएगा। तो 76 का कौन सा उत्तर होगा, 76 का कौन सा होगा, बी होगा भैया, 76 का बी। 77 देखिए, 77 का जो आंसर है, 77 का आंसर है सी, ये बड़ा वाला हो ना, डू यू सपोज यू नो बेटर देन योर फादर जियर्ड हिज एंग्री मदर, 77 का आंसर है सी। 77 का कौन सा आंसर है, 77 का सी। 78 देखिए, 78 का आंसर है, इसमें कह रहा है कि आप इनडायरेक्ट फॉर्म चूज कीजिए इनका। ठीक है,
एप्रोप्रिएट इनडायरेक्ट फॉर्म आपको चूज करना है फॉलोइंग में, इनडायरेक्ट इसमें चूज करना है। तो 78 का जो आंसर है 78 का ए है। द पुलिस मैन इंक्वायर्ड वेयर वी आर गोइंग, 78 का ए। 79 का आंसर होगा शी सेड टू हिम आई डोंट बिलीव यू। तो 79 का जो आंसर है, देखिए यहाँ डजंट होना चाहिए, शी टोल्ड हिम दैट शी डजंट बिलीव हिम, यहाँ डजंट होना चाहिए, गलती से डिडंट हो गया है। तो 79 का आंसर होगा बी, यहाँ डजंट होना चाहिए, डजंट क्या होना चाहिए, डजंट होना चाहिए। 79 का कौन सा आंसर है भैया, ये है बी। बहना भी देख रही होंगी। 80 कॉल द फर्स्ट विटनेस सेड द जज, 80 का जो आंसर हो जाएगा बी, जज कमांडेड देम टू कॉल द फर्स्ट विटनेस, द जज कमांडेड देम टू कॉल द फर्स्ट विटनेस, 80 का सी। ठीक है, अब ये पैराग्राफ है और इस पैराग्राफ में पढ़ के मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ, उसके बाद एंड कर देता हूँ। Among the chief sources of education available to Tagore was a quiet garden adjoining to his family house. देखिए टैगोर साहब थे, इनके फैमिली के बगल में ही एक एजुकेशन का बहुत अच्छा सोर्स था, बिल्कुल शांत गार्डन था। Here he used to spend much of his time absorbing the peace and beauty. जहाँ पे टैगोर साहब अपना टाइम को पास करते थे, absorbing the peace and beauty of nature. I was through this early contact with the nature that he acquired the serenity. Serenity मतलब होता है शांति of mood that distinguished him all his life. It was in his garden that he came to understand the principle of harmony that was at work throughout the universe. At the same time, he formed the habit of observing the reflecting on the things. देखिए क्वेश्चन करते हैं, हाउ डिड टैगोर स्पेंड मच ऑफ हिज टाइम इन द गार्डन एंजॉयिंग हिज फील्ड। टैगोर साहब ज़्यादा टाइम कैसे बिताते थे, तो यहाँ देखिए 81 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, एंजॉय करते थे नेचुरल पीस एंड ब्यूटी। नेचर का जो खूबसूरती है, नेचर ने जो शांति एकदम पार्क में दिया है, कहीं जंगलों में, तो उसको एंजॉय करते थे। तो 81 का आंसर सी हो जाएगा। ये पैसेज है, हाउ डिड द गार्डन नियर टैगोर्स हाउस सर्व हिम। 82 का जो आंसर है वो है डी, गुड पासिंग टाइम टू रिलैक्स इन नेचुरल ब्यूटी। इनका टाइम पास हो जाता था नेचुरल खूबसूरती देखते देखते। नेचुरल खूबसूरती मतलब नेचुरल जो प्रकृति खूबसूरती, पेड़ पौधे जानवर जो भी नेचर ने बनाया है। तो 82 का डी। 83 देखिए, बाई स्पेंडिंग टाइम इन हिज गार्डन टैगोर डेवलप द हैबिट ऑफ ऑब्जर्विंग थिंग्स केयरफुली। तो 83 का बी हो जाएगा, क्योंकि सारे आप देखेंगे इसमें यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे फॉर्म्ड ऑब्जर्विंग, ये ऑब्जर्व करते थे, ठीक है, केयरफुल्ली। 83 का बी। यहाँ देखिए, विच एमंग द फॉलोइंग वर्ड्स बेस्ट डिस्क्राइब द मीनिंग ऑफ वर्ड सेरेनिटी। सेरेनिटी मतलब होता है शांति, कामनेस। तो 84 का जो आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा, कामनेस। 85 देखिए, विच एमंग द फॉलोइंग वर्ड्स बेस्ट डिस्क्राइब द अपोजिट मीनिंग द वर्ड हार्मोनी यूज्ड इन पैसेज। हार्मोनी का क्या होगा, अपोजिट यानी एंटोनिम्स क्या होगा, तो हार्मोनी का एंटोनिम्स जो होगा डिस्कॉर्डेंस होगा। क्या होगा, डिस्कॉर्डेंस मतलब डिसएग्रीमेंट। डिस्कॉर्डेंस मतलब होता है डिसएग्रीमेंट। तो 85 का आंसर डी हो जाएगा। अब जीके आ गया है, देखिए 86, 2019 में किस भारतीय मूल के अमेरिकी को आर्थिक विज्ञान अर्थशास्त्र में नोबेल मेमोरियल पुरस्कार मिला था। तो 86 का आंसर है ए, अभिजीत विनायक बनर्जी जी को, जो कि इंडियन बोर्न अमेरिकन है, नोबेल मेमोरियल प्राइज इन इकोनॉमिक साइंस 2019 में मिला था। किसको, अभिजीत विनायक बनर्जी, यानी 86 का ए। 87, हु एमंग द फॉलोइंग बिकम द फर्स्ट वुमेन लोकसभा स्पीकर। मीरा कुमार जी लोकसभा की वुमेन पहली स्पीकर थी। तो 87 का डी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट माउंटेनियर टू क्लाइम माउंट एवरेस्ट 10 टाइम्स। निम्नलिखित में से कौन सा पर्वतरोही एवरेस्ट पे 10 बार चढ़ा या चढ़ी है। तो 88 का जो आंसर है, जो 10 बार चढ़ी है, वो है एंग रीता शेरपा। एंग रीता शेरपा, जो कि माउंट एवरेस्ट पे 10 बार चढ़ी है, एंग रीता शेरपा। 88 का सी हो जाएगा। 89 पे अब चलते हैं। 89 में 8 मार्च को क्या सेलिब्रेट किया जाता है भैया, 89 का 8 मार्च को जो सेलिब्रेट किया जाता है वो किया जाता है इंटरनेशनल वुमेन्स डे, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। तो 89 का हो जाएगा बी आंसर।
जामिया मिलिया इस्लामिया कब एस्टेब्लिशमेंट हुए थे? कितना बार मैं बता चुका हूँ, 1920 में एस्टेब्लिशमेंट हुए थे जामिया मिलिया इस्लामिया को अलीगढ़ में। तो 90 का आंसर होगा डी। 1920 में जामिया मिलिया इस्लामिया की स्थापना हुई थी। कब? 1920 में। विच ऑफ द फॉलोइंग बुक वॉज रिटन बाय मौलाना अबुल कलाम आज़ाद? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद साहब ने, जो कि पहले एजुकेशन मिनिस्टर थे, उन्होंने कौन से बुक लिखा था? तो इंडिया विंस फ्रीडम। इंडिया विंस फ्रीडम मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने लिखा था। इंडिया विंस फ्रीडम। 91 का जो आंसर है सी है। 92 देखिए, आर्टिकल 21A ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिफर टू क्या करता है? देखिए 92 जो है, 92 का आंसर है ए, फ्री एंड कंपल्सरी एलिमेंट्री एजुकेशन। सबको शिक्षा, सर्व शिक्षा अभियान जो है आर्टिकल 21A ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का था, फ्री एंड कंपल्सरी एलिमेंट्री एजुकेशन। तो 92 का आंसर है ए। आर्टिकल 21 में सबको फ्री और कंपल्सरी एलिमेंट्री एजुकेशन देना है, यानी 5वीं तक एजुकेशन देना है। तो 92 का ए आंसर है। 93 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी रिकॉग्नाइज एज अ पेंडेमिक? पेंडेमिक कौन रिकॉग्नाइज नहीं है, कौन पेंडेमिक नहीं है? तो 93 का जो आंसर है बी। डायरिया जो होता है वो छूने से नहीं पड़ता है। पेंडेमिक वो होता है ना जो जल्दी जल्दी बीमारी फैलता है। तो डायरिया 1980 में जो आया था उसको हमने पेंडेमिक घोषित नहीं किया गया है। तो 93 का जो आंसर हो जाएगा वो बी होगा। 94 देखिए, अकॉर्डिंग टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फंडामेंटल राइट? कौन सा फंडामेंटल राइट नहीं है? तो 94 का आंसर है डी। राइट टू प्रॉपर्टी पहले था, अब हटा दिया गया है। तो 94 का डी जो है अभी फंडामेंटल राइट नहीं है, नहीं है। मौलिक अधिकार नहीं है, संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक लाइफ ऑफ पाई? लाइफ ऑफ पाई किसने लिखा था? तो 95 का जो आंसर है ए, यान मार्टेल। एयरटेल है ना, उसी तरह मार्टेल है। यान मार्टेल ने लाइफ ऑफ पाई बुक लिखा था। इस पे बुक भी बन उस पे बुक कह रहा हूँ कि मूवी बनी है जिसमें इरफान खान साहब है जिनका देहांत हो चुका है। ठीक है, लाइफ ऑफ पाई का जो ऑथर है वो यान मार्टेल है। 95 का ए आंसर है। 96 अब खत्म हो गया। विच इज द हॉटेस्ट प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम? सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? सौरमंडल में सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? तो 96 का आंसर है सी, वेनस। शुक्र जो है सबसे ज्यादा गर्म है। ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स इज द मोस्ट एबंडेंट इन द ह्यूमन बॉडी? ह्यूमन बॉडी में सबसे ज्यादा क्या है? कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आयरन क्या है? आपको पता ही होगा भैया, आजकल कोरोना में क्या कम हो जा रहा था? ऑक्सीजन कम हो जा रहा था। तो 97 में अपने बॉडी में ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा मात्रा में, जो दिए गए चीज़ों में ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा है। 98 अब खत्म होने वाला है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कंसिडर एज अ लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड? सबसे लंबा संविधान किसको माना जाता है? तो 98 का जो है डी, भारतीय संविधान को सबसे बड़ा संविधान माना जाता है। तो 98 का आंसर हो जाएगा डी। 99 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स इज द देयर ऑन द इंसिग्निया ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया? निम्नलिखित में कौन सा जानवर भारतीय रिजर्व बैंक के प्रतीक चिन्ह है? अपने जो पैसा होता है ना, नोट होता है, उस पे कौन सा जानवर का चिन्ह है बताइए। 99 का जो आंसर है सी, चीता, पैंथर। पैंथर खांसी की दवाई भी आता है। चीता का सिंबल है आपके पैसे पे, देख लीजिएगा। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का जो चिन्ह है उस पे चीता है। तो 99 का आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। 99 का आंसर सी हो जाएगा। 100 नंबर देखिए, बॉलीवुड के किस दिग्गज अभिनेता जो 2011 के पद्म श्री पुरस्कार से प्राप्तकर्ता भी थे, को 2021 में मरणोपरांत फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? अ वेटरन बॉलीवुड एक्टर हु हैड बीन अ रेसिपिएंट ऑफ 2011 Padma Shri Award was awarded as a Filmfare Lifetime Achievement Award posthumously in 2021. इरफान खान साहब का 2-3 क्वेश्चन बन गए। लाइफ ऑफ द पाई में ये हीरो थे। तो 100 का आंसर है सी। मुझे उम्मीद है कि आपको इतना लंबा वाला वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, आपको क्वेश्चन पेपर मिल गया। और जब वीडियो देखते हैं ना, तो ऐसे अगर बुक में मिलेगा तो उतना मज़ा नहीं आएगा, लेकिन वीडियो देखेंगे तो आप थोड़ा कनेक्ट होते हैं, आवाज़ सुनते हैं, आप अलर्ट रहते हैं और आप चीज़ों को सीखते हैं। हम लोग अपना ऐप पे भी तैयारी करवा रहे हैं, क्लास 11th का, 6th का, 9th का, और आने वाले समय में और भी कोर्सेज़ का
TBIT क्लासेस ऐप ज़रूर डाउनलोड कर लीजिएगा, वीडियो को डिस्क्रिप्शन में भी होगा, कमेंट बॉक्स में भी पिन कर दूंगा। जो क्वेश्चन आपको लगता है कि हमने बताया है वो गलत है, उसका भी ज़रूर आप मेंशन कर दीजिए कमेंट बॉक्स में। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक यू टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। जय हिंद, जय भारत।